हेलो एवरीवन। तो स्वागत है पुनः आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम कंप्लीट कर रहे हैं एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन की सीरीज को। और इस सीरीज में अपने पास चैप्टर नंबर 14 के दो भाग कंप्लीट हो चुके हैं, यानी उसके दो पार्टों में उसके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं। और आज हम कंप्लीट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 यानी नाभिक के एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन को। क्लियर है? उम्मीद है कि आपने इससे पहले वाले दोनों भाग जो है चैप्टर नंबर 14 वाले उनको जरूर से देखा होगा और आंसर भी जरूर से टाइप किया होगा। तो अपने पास में चैप्टर नंबर 13 का आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, नाभिक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। बिल्कुल आसान सा है, क्योंकि पाठ ही अपना नाभिक है, तो सबसे पहले इसकी खोज करता कौन है उन्हीं के बारे में जान लेते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, रदरफोर्ड, वैज्ञानिक फर्मी, वैज्ञानिक थॉमसन और वैज्ञानिक चैडविक। किसके द्वारा नाभिक की खोज की गई थी? टाइप कीजिए जल्दी से। ऑप्शन ए, ब, से और द। आप यहां एबीसीडी टाइप कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर डालिए और ऑप्शन डाल दीजिए, पता चल जाएगा कि राइट आंसर क्या होगा। हमारे पास इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी रदरफोर्ड के द्वारा एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के द्वारा नाभिक की खोज की गई थी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो भी अपने पास बिल्कुल इजी ही है, और वो भी अपने पास यहां पर खोजकर्ता के नाम से ही है। वो अपने पास में है, न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। ऑप्शन जो है वो आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाले ही रिपीट हुए हैं। इन्हीं में से आपके पास न्यूट्रॉन की खोजकर्ता भी है रदरफोर्ड, वैज्ञानिक फर्मी, वैज्ञानिक थॉमसन और वैज्ञानिक चैडविक। किसके द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी? जल्दी से टाइप कीजिए, ऑप्शन ए, ब, से और द। तो राइट आंसर यहां पर अपने पास में है ऑप्शन द, यानी चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। और न्यूट्रॉन की खोज जो है नाभिक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इन तीनों के बाद में की गई थी। सबसे लास्ट में 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह भी एक बिल्कुल आसान सा ही क्वेश्चन है। नाभिक की त्रिज्या की कोटि होती है। ऑप्शन आपके सामने है, 10 की पावर -10 मीटर, 10 की पावर -6 मीटर, 10 की पावर -15 मीटर और 10 की पावर +15 मीटर। क्या राइट आंसर होगा? जल्दी से टाइप कीजिए, फिर यही कहना है, आंसर जरूर से दीजिए। ऑप्शन आपके पास में ए, ब, से, द जो भी है टाइप कीजिए। हमारे पास यहां पर राइट आंसर जो है वो है, नाभिक की त्रिज्या की कोटि जो है वो 10 की पावर -15 मीटर कोटि की होती है। ये अपने पास में ऑप्शन से जो है वो सही हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो अपने पास में है कि ए द्रव्यमान संख्या, क्योंकि द्रव्यमान संख्या को हम किससे दर्शाते हैं? ए से। द्रव्यमान संख्या ए के नाभिक की जो त्रिज्या होती है, यानी कोई नाभिक है उसकी जो त्रिज्या है वो द्रव्यमान संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। किस प्रकार से? ए की पावर 3 के। कहने का मतलब जो नाभिक की रेडियस है वो समानुपाती है ए की पावर 3 के। दूसरा ऑप्शन है ए के समानुपाती। तीसरा ऑप्शन है ए की घात 0 के समानुपाती, ए की घात 1/3 के समानुपाती। ये चार ऑप्शन आपके पास में है। राइट आंसर क्या है आप जल्दी से टाइप कीजिए। और हमारे पास यहां पर जो अनेक प्रयोग किए गए थे त्रिज्या निर्धारण के लिए, उनका जो सारांश निकाला गया था, सारांश के बाद जो आंसर आया था वो हमारे पास था R बराबर R नोट ए की पावर 1/3, और R नोट यहां पर कांस्टेंट था 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। तो ये कांस्टेंट हुआ, तो राइट आंसर जो है वो ए की पावर 1/3, यानी ऑप्शन द इसका राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं इससे आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में यहां दिया हुआ है कि एक परमाणु क्रमांक 30 का नाभिक है, और 30 पर जो आपके तत्व आता है वो होता है जिंक, और यहां पर द्रव्यमान संख्या है 64। तो हमारे पास द्रव्यमान संख्या 64 है, परमाणु क्रमांक 30 है, कि त्रिज्या लगभग होगी। तो इसकी त्रिज्या का निर्धारण करना है। सूत्र देखो आपके सामने है, वैल्यू आपको बतानी है एफएम में, यानी 10 की पावर -15 मीटर, इसमें अपने आप आ जाएगा। आपको आगे वाले मान निकालने हैं। तो 64 है अपने पास ए का मान। तो देखिए फॉर्मूला आपके पास में है 1.2 गुणा 10 की पावर -15, तो ये हो चुका। ए का मतलब है 64, और 64 का घनमूल हमें लेना है। 64 का घनमूल कितना होता है आपको क्लियर होगा, इसका घनमूल होता है 4। तो मैं यहां पर नोट कर देता हूं, 4 को गुणा कर देता हूं, तो 4.8 गुणा 10 की पावर -15 मीटर। इस पूरे को मैं बोल सकता हूं एफएम,
यानी 4.8 FM। राइट आंसर देख लीजिए, आपने शायद उम्मीद है यही टाइप क्या होगा, ऑप्शन से इसका बिल्कुल राइट आंसर है और आपने यही टाइप क्या होगा, ऑप्शन से। ये अपने पास में हो चुका क्वेश्चन नंबर 5। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। यह भी बिल्कुल आसान सा ही क्वेश्चन है। न्यूक्लियन किसे कहा जाता है? न्यूक्लियन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के युग्म को। ऑप्शन ब है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के युग्म को। ऑप्शन सी हमारे पास में है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के युग्म को, इलेक्ट्रॉन और गामा युग्म को। क्या आंसर होगा, आप जल्दी से टाइप कीजिए। तो हमारे पास यहां पर राइट आंसर जो है वो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के युग्म को, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को कंबाइंड रूप से न्यूक्लियन कहा जाता है। तो उम्मीद है कि आपने ऑप्शन सही टाइप किया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर और क्वेश्चन नंबर 7 अपने पास में है यूरेनियम नाभिक में। यूरेनियम की यहां पर बात हो रही है। परमाणु क्रमांक अपने पास में है 92। समस्थानिक है इसके 238 द्रव्यमान संख्या वाला है, 235 वाले हैं और भी है। तो यूरेनियम नाभिक में घनत्व की कोटि क्या होती है? डेंसिटी हमें यहां पर बतानी है नाभिक की। वैसे आपको यहां पर बता दिया जाए कि नाभिक का घनत्व जो है वो कांस्टेंट होता है, यानी किसी भी तत्व के नाभिक की अगर हम बात करें, यानी किसी भी नाभिक की अगर हम बात करें तो उसका घनत्व जो है वो नियत रहता है। मान जो है वो कितना होता है, यहां तो कोटि पूछी गई है, तो यहां पर अपने पास में ऑप्शन दे रखे हैं केजी पर मीटर क्यूब में है। यह आंसर है 10 की पावर -15, 10 की पावर 17, 10 की पावर -17 और 10 की पावर -19 केजी पर मीटर क्यूब। ये रेंज आपको बतानी है। तो राइट आंसर क्या होगा, आपको यहां पर बता दिया जाए, बोर्ड के एग्जाम में एक बार 2 नंबर का क्वेश्चन यही पूछा गया था कि सिद्ध कीजिए कि नाभिक का घनत्व सदैव नियत रहता है। तो क्या आंसर होगा बताइए फटाफट आप यहां से। तो यहां पर इसकी जो रेंज होती है वो होता है 10 की पावर 17 केजी प्रति मीटर क्यूब। इस रेंज में होती है उसका घनत्व का मान। क्लियर है? और आगे इसका जो मान आता है वो होता है 2.38 गुणा 10 की पावर 17 केजी पर मीटर क्यूब। ये इसका फाइनल घनत्व होता है किसी भी नाभिक का। क्लियर है? अब अपने पास क्वेश्चन 7 जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो भी बिल्कुल आसान है, लेकिन थोड़ा सा समझना है क्योंकि जस्ट इससे ऊपर वाला जो क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड आपके ये भी होने वाला है। द्रव्यमान संख्या में वृद्धि होने पर, द्रव्यमान संख्या में वृद्धि होने पर नाभिक से संबंधित कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है? यानी ए का मान बढ़ने पर भी इनमें से कौन सी राशि है जो चेंज नहीं होती है? ऑप्शन आपके सामने है द्रव्यमान, आयतन, त्रिज्या और घनत्व। तो राइट आंसर क्या होगा, आप यहां पर टाइप कीजिए। तो द्रव्यमान संख्या बदलने पर सिर्फ और सिर्फ घनत्व चेंज नहीं होता, जो कि हमने इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में हल भी किया है। किसी भी नाभिक की बात हमने वहां पर की थी, किसी भी नाभिक की बात करें तो उसका घनत्व सदैव नियत रहता है 2.38 गुणा 10 की पावर 17 केजी प्रति मीटर क्यूब। तो आंसर आपको मिल चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है इसकी डेंसिटी परिवर्तित होती है द्रव्यमान संख्या बदलने पर भी। अब बढ़ते हैं इसके आगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल आसान सा ही है, बस जल्दबाजी नहीं करनी है। किसी परमाणु के नाभिक के मूल कण होते हैं, नाभिक के मूल कण, यानी नाभिक का जो निर्माण है वो कौन कौन से कणों से होता है? वैसे तो काफी खोजें हो चुकी है, नाभिक के अंदर काफी कण विद्यमान है, लेकिन मेन कण कौन कौन से हैं वो अपने पास में है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ऑप्शन ब है प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी है न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन और ऑप्शन द है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। जल्दी से आप यहां पर टाइप कीजिए क्वेश्चन 9 ऑप्शन कौन सा होगा, ए बी सी ओ डी, और राइट आंसर जो है टाइप कर दिया होगा और सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए, न्यूट्रॉन व प्रोटॉन होते हैं नाभिक के मूल कण, जिन्हें ही कंबाइंड रूप से क्या बोला जाता है, न्यूक्लियन बोला जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, एक एएमयू या 1 यू के तुल्य ऊर्जा कितनी है? यानी एक द्रव्यमान का मान अगर 1 यू है तो इसके समतुल्य जो ऊर्जा है वो उसका मान कितना होगा? क्योंकि E बराबर mc² वाला जो सूत्र है उसमें आपके द्रव्यमान ऊर्जा में रूपांतरित होता है। तो इसके अनुसार अगर द्रव्यमान का मान 1 यू है तो उसके समतुल्य कितनी ऊर्जा हमें यहां पर मिलने वाली है? 940 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
931.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां पर 10 की पावर 6 जिसे कि हम मेगा भी कहते हैं, और ये अपने पास में हो जाता है 10 लाख, और 10 लाख को हम मिलियन भी कहते हैं। तो आप यहां पर मेगा या मिलियन यूज कर सकते हैं। तो अपने पास यहां पर 931.5 इसका आंसर होता है, लेकिन वो होता किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो टाइप कीजिए फटाफट से आप इसका आंसर, और राइट आंसर इसका जो है वो है ऑप्शन से 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है। फॉर्मूला अपने पास में था E बराबर एम सी स्क्वायर, यहां से m का मान 1u रखते हैं, और इसको जब हल करते हैं c का मान हम जानते ही है 3 गुणा 10 की पावर 8, 3 गुणा 10 की पावर 8। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो भी इसी से ही रिलेटेड है। देखते हैं कितने जने आंसर देते हैं। 1 ग्राम पदार्थ द्वारा उत्पन्न ऊर्जा, यहां पर द्रव्यमान अभी अपने को 1u दिया गया था, अब की बार जो m का मान है वो 1 ग्राम दिया गया है। आप इसमें रखिए आंसर, बताइए कितना आएगा। m की जगह 1 ग्राम और c का मान आपके सामने 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन है 9 गुणा 10 की पावर 8, 9 गुणा 10 की पावर 13 जूल, ये जूल में है सभी मान, 9 गुणा 10 की पावर 16 जूल और 9 गुणा 10 की पावर -16 जूल। क्या आंसर होगा आप यहां पर टाइप कीजिए, हल कीजिए फटाफट। m का मान यूज करना आपको 1 ग्राम, तो यहां पर आप जब 1 यूज करोगे तो आपके पास देखिए सी स्क्वायर का मान तो हो गया 3 गुणा 10 की पावर 8, 3 गुणा 10 की पावर 8 यानी 9 गुणा 10 की पावर 16 जूल। क्या ये आंसर रहने वाला है, हाँ या ना, फटाफट आप टाइप कीजिए। और ये उत्तर आपके पास अवेलेबल भी है 9 गुणा 10 की पावर 16 जूल। क्या यह उत्तर सही है अथवा नहीं, आप यहां पर ध्यान दीजिए। ये मान जो है वो आपके पास में एसआई पद्धति में है, जबकि द्रव्यमान किस में यूज किया आपने, सीजीएस पद्धति में। दोनों को समान पद्धति में यूज कीजिए। 1 ग्राम की जगह आप यूज कीजिए 10 की पावर -3 केजी यूज कीजिए, फिर इसको आप कंप्लीट कीजिए। एक नहीं, यहाँ पर प्यारे बच्चों 10 की पावर -3 आपको यूज करना है, क्योंकि द्रव्यमान भी आपको केजी में लेना है, यानी एसआई में एमकेएस में यूज करना है, और वेग भी आपको एसआई में ही यूज करना है। या तो दोनों को सीजीएस में कन्वर्ट कीजिए या दोनों को एसआई में कन्वर्ट कीजिए। आंसर जो है वो हमें मिल चुका है 9 गुणा 10 की पावर 13 जूल। ऑप्शन बे जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। यहां पर जल्दबाजी से ही गलती होती है, लेकिन आप यहां पर आराम से समझते हुए थोड़ा सही कीजिए। यहां पर हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 में है निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, सर्वाधिक प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा यानी आपके पास EB/A। तो सबसे ज्यादा जो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा होती है वो कौन से नाभिक की होती है। ऑप्शन आपके सामने है यूरेनियम द्रव्यमान संख्या 238, हीलियम द्रव्यमान संख्या 4, ऑक्सीजन द्रव्यमान संख्या 16 और आयरन द्रव्यमान संख्या 56। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा वो आपको यहां पर टाइप कर देना है। तो हमारे पास यहां पर राइट आंसर जो है वो है द्रव्यमान संख्या 56, यानी आयरन की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। यहां पर ही आपके पास में दूसरा तत्व जो है वो है निकिल का, तो उसकी जो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा है वो भी इसके नजदीक ही है। आपके एनसीईआरटी की बुक में जो है वो निकिल की वैल्यू जो है वो आयरन से थोड़ी ज्यादा दी गई है, यानी सबसे ज्यादा स्थायी नाविक निकिल को यहां पर बताया हुआ है। अपने पास ऑप्शन में निकिल है ही नहीं, तो आपके पास ऑप्शन बच गया आयरन का। बाकी अनेकों जो रेफरेंस है उसमें आयरन की ही प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा सबसे ज्यादा दी गई है। दोनों ऑप्शन आपके पास में हो तो प्यारे बच्चों एनसीईआरटी की बुक चल रही है, सिलेबस भी आपका उसी का है, तो आपको निकिल को ही करना है। क्लियर है, क्योंकि आंसर उसी का ही माना जाएगा। अगर दोनों ऑप्शन में एक आपके पास ऑप्शन है आयरन का तो आप आयरन को कीजिए, निकिल का है तो निकिल को कीजिए। दोनों आपके पास ऑप्शन हो तो आपको निकिल को ही कंप्लीट वहां पर बताना है, क्योंकि बुक में आपके वही दिया हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं इसके आगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसमें दिया गया कि हीलियम नाभिक में अभी आपको यहां पर आया था हीलियम नाभिक में दिया हुआ है 2 हीलियम 4, ये दिया हुआ है 2 हीलियम 4। तो 2 हीलियम 4 होता है तो उसमें क्या होते हैं। ऑप्शन ए 2 पॉजिट्रॉन 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम नाभिक में होते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। 2 पॉजिट्रॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं नाभिक में, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं,
2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ऑप्शन द है 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होगा इसका राइट आंसर? फॉर्मूला आपके सामने दिख रहा है 2 हीलियम 4। यहां पर 2 का मतलब है Z यानी प्रोटॉनों की संख्या, A का मतलब है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या कंप्लीट। तो अब अपने पास इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, यानी ऑप्शन ब इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है हीलियम नाभिक में, और हीलियम नाभिक की बात हम करते हैं तो नाभिक में तो 2 ही कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो 2 प्रोटॉन और 2 ही क्या रहेंगे? न्यूट्रॉन रहेंगे। अगर बात होती हीलियम परमाणु की तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भी साथ में आते, लेकिन यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है नाभिक में। समझ में आ चुका होगा कि 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन क्यों हुए? क्योंकि बात यहां पर नाभिक की हो रही है, तो नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, जो कि इसी फॉर्मूले पर आधारित है। बताना है क्या होगा? परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? किसी परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? तो इसको हम ऐसे दर्शा सकते हैं X Z A। यहां पर Z का मतलब है परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये भी बोल सकते हो। और ऊपर दे रखा है A द्रव्यमान संख्या, जो अपने पास में होती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपके क्या होगा कि न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होगी? द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या का ऑप्शन आपके पास में ये आ रहा है, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर पहला ऑप्शन है द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या, यानी A माइनस Z। क्या ये सही है? दूसरा है परमाणु संख्या माइनस द्रव्यमान संख्या, यानी N का जो मान है वो Z माइनस A। क्या ये सही है? तीसरा है परमाणु संख्या माइनस इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी अपने पास में है Z माइनस इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ऑप्शन द जो है N जो है वो किसके बराबर है? Z के। तो राइट आंसर क्या होगा? उम्मीद है कि टाइप कर दिया होगा आपने। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर है। इसमें से जब प्रोटॉनों की संख्या को घटाएंगे तो आपको किसका मान मिल जाएगा? न्यूट्रॉनों की संख्या का, यानी A माइनस Z किसके बराबर होता है? N के बराबर होता है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो अपने पास में है कि एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को बांधने वाला बल कौन सा है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के मध्य जो बल लगेगा वो कौन सा बल होगा? ऑप्शन आपके सामने है विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल पेशीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल और प्रबल नाभिकीय बल। जल्दी से टाइप कर दीजिए आप, बिल्कुल आसान सही है, कोई डिस्कस करने की आवश्यकता ही नहीं है। ऑप्शन ड जो है वो इसका राइट आंसर है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में कौन सा बल लगता है? प्रबल नाभिकीय बल, यानी प्रकृति का सबसे पावरफुल जो बल है प्रबल नाभिकीय बल, वो इनके बीच में लगता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वो है अपने पास क्वेश्चन नंबर 16। समान संख्या में न्यूट्रॉन वाले लेकिन विभिन्न द्रव्यमान संख्या वाले नाभिक क्या कहलाते हैं? यानी द्रव्यमान संख्या तो अलग अलग है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, तो वो नाभिक आपस में क्या कहलाएंगे? आपके पास ऑप्शन है समस्थानिक कहलाएंगे, समभारिक कहलाएंगे, सम न्यूट्रॉनिक कहलाएंगे, प्रतीप नाभिक कहलाएंगे। न्यूट्रॉनों की संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग। क्या आंसर होगा? जल्दी से आप टाइप कीजिए, उम्मीद है टाइप कर भी दिया होगा। और ऑप्शन आपके सामने है सम न्यूट्रॉनिक, वो नाभिक आपस में कहलाने वाले हैं। अब अपने पास में है क्वेश्चन नंबर 17, जो कि द्रव्यमान क्षति से रिलेटेड क्वेश्चन है। यदि प्रोटॉन व न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, अपने को यहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दिया गया है, प्रोटॉन का mp है और न्यूट्रॉन का mn है, तथा नाभिक का द्रव्यमान m है, खुद नाभिक का द्रव्यमान कैपिटल M है। और नाभिक किससे मिलकर बना हुआ होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से। इसका मतलब सभी प्रोटॉन और सभी न्यूट्रॉनों का जो कुल द्रव्यमान होगा वो होगा नाभिक का द्रव्यमान। लेकिन नाभिक का द्रव्यमान m दे रखा है और इन दोनों का द्रव्यमान। अब आगे बढ़ते हैं। यदि A व Z क्रमशः द्रव्यमान संख्या व परमाणु क्रमांक है, ये भी दिया हुआ है। A द्रव्यमान संख्या है और Z यहां पर परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या है, एटम नंबर। अब अपने को यहां पर पूछा गया है कि तब द्रव्यमान क्षति क्या होगी? ऑप्शन आपके सामने दिख रहे होंगे। द्रव्यमान क्षति कितनी होगी?
तो हम जानते हैं कि नाभिक का जो द्रव्यमान होता है वो न्यूक्लियनों के द्रव्यमान से कुछ कम होता है, और द्रव्यमान में जो कमी होती है वही द्रव्यमान क्षति कहलाती है। द्रव्यमान क्षति की परिभाषा जो है वो आपके बोर्ड के एग्जाम में आई हुई भी है, और इस वर्ष आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में भी ये क्वेश्चन आया था, द्रव्यमान क्षति किसे कहते हैं। हमारे पास ऑप्शन आपके सामने है, तो आपको यहाँ पर द्रव्यमान क्षति का फॉर्मूला बताना है, और पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा। इन दोनों का टोटल द्रव्यमान और घटाना है इस कैपिटल एम को। तो हमारे पास यहां पर ऑप्शन आ जाएगा प्रोटोनों की संख्या जिसको दर्शाते हैं जेड से, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान एमपी हो गया, प्लस में न्यूट्रॉनों की संख्या और एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, और इसमें से घटा देंगे किसको, कैपिटल एम से। तो ये ऑप्शन अगर आपके सामने दिख रहा होगा तो वही इसका राइट आंसर होगा। देखिए क्या होगा, यहां n की जगह आप a माइनस जेड भी कर सकते हैं, क्योंकि n का मान आपको कब मिलेगा, द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉनों की संख्या को घटाने पर, यानी z को घटाने पर। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, आंसर आपको मिल गया होगा जेड एम पी प्लस a माइनस जेड एम एन, घटाना है कैपिटल m को। तो ये आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपने यही टाइप किया होगा, और ऑप्शन जो है वो आपके सामने है, कौन सा, ऑप्शन से इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन से में। अब बढ़ते हैं इसके आगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो है आपके पास में रेडियो एक्टिव पदार्थ से रिलेटेड। वैसे रेडियो एक्टिवता का नियम अल्फा बीटा गामा क्षय जो है वो अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन रेडियो एक्टिवता की परिभाषा आपके है। तो कई नाभिक ऐसे होते हैं जो स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए स्वतः ही विघटित होते रहते हैं, उनमें से कुछ कणों का क्षय होता रहता है, कुछ कण उनमें से उत्सर्जित होते रहते हैं, जिनमें अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण ये स्वतः ही उत्सर्जित होते रहते हैं, और इस घटना को ही रेडियो एक्टिवता कहते हैं। जिन पदार्थों के लिए ऐसा होता है ऐसे पदार्थों को रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं, जैसे यूरेनियम है। तो यहां पर आपको बता दिया अल्फा, तो अल्फा जो होता है वो हीलियम का द्विधनावेशित नाभिक होता है, तो उसे बोलते हैं अल्फा। बीटा जो है वो आपके पास प्लस और माइनस के होते हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन होता है, और गामा जो है वो आपके पास में ऊर्जा का एक पैकेट होता है, जो कि एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी होती है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ किसे उत्सर्जित करता है, किसे उत्सर्जित करता है। सिलेबस में आपके नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बेसिक आप यहां पर देख सकते हैं। बीटा कण को उत्सर्जित करता है, बिल्कुल करता है। गामा कण को, बिल्कुल यहां पर गामा कण उत्सर्जित होता है। अल्फा कण जो अभी आपको बताया हीलियम का द्विधनावेशित कण, और उपयुक्त सभी, तो बिल्कुल राइट आंसर आपको मिल गया होगा। ऑप्शन द जो है वो इसका राइट आंसर है, यानी इन तीनों ही कणों का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है क्वेश्चन नंबर 19। उम्मीद है कि आप इसका राइट आंसर देंगे। सूर्य से जो उष्मा हमें प्राप्त होती है, यानी सूर्य से जो उष्मा हमें मिल रही है, वो उष्मा किस कारण से प्राप्त होती है, तो वो उष्मा किस कारण से वहां पर उत्सर्जित होती है, आयनन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा और ऑक्सीकरण द्वारा। राइट आंसर बताइए कि सूर्य से हमें जो लगातार इतनी उष्मा प्राप्त हो रही है उसका कारण क्या है, कौन सी घटना वहां पर होती है जिसकी वजह से उष्मा मिलती है। तो राइट आंसर जो है टाइप कर दिया होगा, नाभिकीय संलयन द्वारा। तो राइट आंसर आपने टाइप कर दिया होगा। ऑप्शन बी जो है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है, नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य और तारों में उष्मा प्राप्त होती है, यानी उष्मा की वो भंडार है। अब बढ़ते हैं इसके आगे, और क्वेश्चन नंबर 20 बिल्कुल आसान सा है। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या हाइड्रोजन में पूछी गई है। तो बताइए, आपके पास ऑप्शन है 5, 1 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन या 0 प्रोटॉन। नाभिक की बात हो रही है हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन में आपके पास आपको पता है 1H1, ये हाइड्रोजन को दर्शाया जाता है। इसके समस्थानिक जो है 1H2, 1H3। तो प्रोटॉनों की संख्या उसके परमाणु क्रमांक से ही दर्शाई जाती है, तो इसका मतलब सभी में 1 1 है, तो राइट आंसर क्या होगा, 1 ही होगा। ये अपने पास में है हाइड्रोजन के लिए, समस्थानिक को छोड़ दें तो 1H1। इसमें अपने पास में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि द्रव्यमान संख्या 1 और प्रोटॉन 1, एक में से 1 घटाओगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ये अपने पास 20 क्वेश्चन जो है वो इसके कंप्लीट हो जाते हैं। उम्मीद है कि आपने अधिकतर क्वेश्चनों के आंसर दिए होंगे और आपके राइट आंसर हुए होंगे।
तो नेक्स्ट भाग में अब हम यहां पर देखेंगे चैप्टर नंबर 12 के सभी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन। तब तक के लिए धन्यवाद।